बच्चों हम हमारी पुस्तिका का अध्याय 9 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जन सुविधाएं। और इस अध्याय के तहत हमने जो पहला भाग पढ़ा था उसमें हमने जाना था कि जो जन सुविधाएं होती हैं वो क्या होती हैं, और मुख्य रूप से हमने बात की थी जल की, यानी कि जल की उपलब्धता की बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने चेन्नई शहर के विभिन्न कस्बों के बारे में देखा था कि विभिन्न कस्बों में जो पानी की जो पहुंच थी वो अलग अलग थी। यानी कि कहीं पर 24 घंटे पानी आ रहा है, कहीं पे 2 दिन में पानी की पहुंच हो रही है, कहीं पे जलापूर्ति 4 दिन में हो रही है, और कहीं पे सार्वजनिक रूप से एक ही नल के माध्यम से पूरे कस्बे के लोग पानी प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि इन अलग अलग वितरण के आधार पर हमने ये जाना था कि जो जल है वो एक जीवन के अधिकार के तहत आता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में इस अधिकार के तहत शुद्ध जल की प्राप्ति कम हो पा रही है। और इन सब चीज़ों के लिए या अन्य जन सुविधाओं के लिए, जो अन्य जन सुविधाओं के अंतर्गत हमने बच्चों बात की थी स्वास्थ्य की, शिक्षा की, साथ में परिवहन की, बिजली की, ये सभी चीज़ें जन सुविधाएं होती हैं। इन सब के लिए बच्चों आज के इस भाग के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि इन जन सुविधाओं के लिए जो सरकार होती है उसकी क्या भूमिका होती है, यानी कि सरकार के अंदर जो लोग हैं, सत्ताधारी जो लोग हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है इन जन सुविधाओं को सामान्य जनता तक पहुंचाने के लिए। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि सरकार की भूमिका क्या होती है। सरकार की भूमिका ये होती है बच्चों की ये जितनी भी जन सुविधाएं होती हैं जिसमें जल सबसे महत्वपूर्ण है, हम यहाँ पर बार बार में जल की ही चर्चा करेंगे क्योंकि जल को हम एक जीवन के अधिकार के तहत में पढ़ रहे हैं। साथ ही अन्य जन सुविधाओं के अंतर्गत बिजली आती है, शिक्षा आती है, परिवहन आते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं आती हैं। इन सभी जन सुविधाओं को सभी आम जनता तक पहुंचाने का कार्य होता है। आम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की। क्यों होती है बच्चों? क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों को जो मतदान के माध्यम से सत्ता में इसीलिए भेजते हैं ताकि वो लोग हमारे हितों की पूरी सुरक्षा करें और हमारे हितों को पूरी तरीके से सरकार के माध्यम से, कानून के माध्यम से उनको पूरा करें। तो इसलिए बच्चों हम या सामान्य जनता होती है वो सरकार से ही ये अपेक्षा रखती है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी भी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सरकार की ही होती है। अब बात करें कि ये जो सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं ये मात्र सरकार और केवल सरकार की ही क्यों होती है? क्योंकि इसके लिए बच्चों ये बात है कि ये जो जन सुविधाएं होती हैं इनका संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किनसे? मूलभूत सुविधाओं से। और बच्चों मूलभूत सुविधा का हमने पहले भी जिक्र किया था कि वो सुविधाएं होती है जो जीवन जीने के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, जिसमें रोटी कपड़ा मकान आता है, स्वास्थ्य आता है, यानी कि वो सारी मूलभूत होती हैं जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना जीवन व्यवस्थित रूप से जीता है। तो ऐसी मूलभूत सुविधाओं का जो संबंध किससे होता है? इन्हीं जन सुविधाओं से होता है। और किसी भी आधुनिक समाज के लिए इन जन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों को क्या हो, लोगों को मूलभूत जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। और ये सब की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। दूसरी बात बच्चों इसमें यह भी है कि हमारा जो संविधान है वो अनुच्छेद 21 के तहत हमें जीवन का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि जीवन जीने का, सुचारू रूप से जीने का, व्यवस्थित रूप से जीने का, एक स्तर में जीने का हमारा मौलिक अधिकार है जो हमें संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। तो बच्चों सरकार की इसलिए भी इसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है क्योंकि इस जीवन के अधिकार के तहत स्वास्थ्य आता है। स्वास्थ्य के अंतर्गत जल भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है जो इस अधिकार के तहत आता है, यानी कि पानी का भी हमें अधिकार प्राप्त है। और इसलिए सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह पानी के साथ साथ में अन्य जन सुविधाएं भी हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के तहत हमें प्रदान करे। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि जीवन के अधिकार के तहत ये आश्वासन दिया गया है कि देश के सभी लोगों को सारी जन सुविधाएं पूरी तरीके से सुचारू रूप से प्राप्त हों। सामान्य जनता का शोषण से बचाव के लिए भी सरकार के माध्यम से ये कार्य किया जाना आवश्यक है। शोषण के लिए क्या मतलब है बच्चों? शोषण का मतलब होता है कि अगर सरकार इन जन सुविधाओं को सामान्य जनता तक नहीं पहुंचाएगी तो उससे क्या होगा कि जो बाकी लोग हैं, जो कि ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, वो अपना अपना बिजनेस चलाएंगे। अपना बिजनेस कैसे चलाएंगे? जैसे कि आप देख सकते हो कि जहां पर जलापूर्ति कम होती है, यानी कि वो लोग जल की उपयोगिता कम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर जल की पूरी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो इसलिए वहां पर बच्चों कुछ जो निजी कंपनियां होती हैं वो टैंकरों के माध्यम से
पीने की बोतल के माध्यम से वो लोग क्या करते हैं, अपना अपना व्यवसाय चलाते हैं और ऊंचे दामों पर वो क्या करते हैं, पानी प्रदान करते हैं। इसी तरीके से बच्चों आप और भी जन सुविधाओं के बारे में देख सकते हैं, जैसे कि सरकारी परिवहन होता है। सरकारी परिवहन के अंदर सस्ते दर पर हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। अगर सरकार के द्वारा ये परिवहन हमें उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा तो क्या होगा, जो निजी बसें होंगी, जो निजी परिवहन के साधन होंगे, उनके माध्यम से परिवहन की व्यवस्था दी जाएगी और निजी जो भी कंपनियां होंगी, निजी बसें होंगी, वो क्या करेंगी, मुनाफा कमाएंगे और मुनाफे के लिए वो ऊंची दरों पे किराया हमसे लेंगी। तो इससे क्या होगा, जो आम जनता हो गई उनका शोषण होगा, आम जनता का आर्थिक रूप से शोषण होगा और इस आर्थिक शोषण से बचाए रखने के लिए भी इन जन सुविधाओं को सामान्य लोगों तक पहुंचाने का कार्य, पहुंचाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसकी बन जाती है, सरकार की। तो हम देख सकते हैं कि सरकार की जो भूमिकाएं होती हैं, यानी कि सरकार की जिम्मेदारी किस आधार पर होती है। सबसे पहले तो मूलभूत सुविधाओं होने के कारण जन सुविधाओं को पहुंचाने का सरकार करती है। दूसरी बात ये हमारा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है, इसलिए सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा, सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि वह सामान्य जनता को आर्थिक शोषण से बचाए रखे। तो इस प्रकार से बच्चों इसमें सरकार की भूमिका है। अब हम बात करते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से कि सरकार किस प्रकार से इन भूमिकाओं का निर्वहन करती है। सबसे पहले बात करते हैं हम बच्चों शिक्षा का, यानी कि शिक्षा भी हमारी मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा के तहत आपने देखा होगा बच्चों कि हमारे संविधान में एक अधिकार प्रदान किया गया है जिसे हम शिक्षा का अधिकार कहते हैं और इस अधिकार के तहत सभी बच्चों को जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के हैं उनको अनिवार्य रूप से जो प्राथमिक शिक्षा होती है प्राप्त करना जरूरी होता है। तो ये हमें क्या दिया गया है, एक अधिकार दिया गया है और इस अधिकार के तहत इस अधिकार की गारंटी किसकी होती है, सरकार की गारंटी होती है और इस गारंटी के तहत सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना किसका दायित्व होता है, सरकार का दायित्व होता है। दूसरी बात हम बच्चों देख सकते हैं स्वास्थ्य का, यानी कि स्वास्थ्य जो जन सुविधा है वो भी उपलब्ध करवाना, सभी आम लोगों तक पहुंचाना, स्वास्थ्य की सुविधाएं किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। यानी कि सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करती है और इसमें अहम भूमिका निभाती है। आपने देखा होगा पोलियो उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं या और भी कई तरीके के टीके लगाए जाते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा भी स्वास्थ्य के विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिसके अंदर टीके भी लगाए जाते हैं, दवाइयां भी दी जाती हैं। हमारे विद्यालय में भी आप देखते हो सभी बच्चों को आयरन की टेबलेट प्रदान की जाती है। तो ये जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं ये जन जन तक पहुंचाने की जो भूमिका होती है, जो दायित्व होता है वो किसका होता है, सरकार का होता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चलाई जाती हैं बच्चों, जिसके तहत हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना है या विभिन्न सरकारें, केंद्र सरकार या फिर अपनी अपनी राज्य सरकारें होती हैं, इस स्वास्थ्य सुविधा को भी लोगों तक पहुंच बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं जिनसे उन लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त हों। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं कि आपके वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकारों के द्वारा स्वास्थ्य के लिए चलाई जा रही हैं। तीसरी बात करते हैं हम सार्वजनिक परिवहन की। परिवहन का मतलब क्या होता है, परिवहन का मतलब आप जानते होंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जो भी हम साधन उपयोग में लेते हैं उनको परिवहन साधन कहते हैं। तो सार्वजनिक परिवहन क्या होता है, जो सरकारी बसें होती हैं, सरकारी रेलगाड़ियां होती हैं, सरकारी जो एरोप्लेन्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, सार्वजनिक परिवहन के अंतर्गत आते हैं और ये जन सुविधा भी प्रदान करना किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की है। इसके अंतर्गत बच्चों आप देख सकते हो जो रोडवेज बसें हैं वो चलती हैं। रेल परिवहन भी आप देख सकते हो, हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा रेल परिवहन का जाल बिछा हुआ है। इस सुविधा के माध्यम से सरकार बहुत बड़ी संख्या में लोगों को परिवहन का विशेष उपयोग दे रही है, लोगों को विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। इसके अंतर्गत बच्चों कुछ महानगर हैं जिनमें मेट्रो रेल भी चलाई जा रही है। मेट्रो रेल के माध्यम से भी जो जनजीवन है वो काफ़ी आसान हुआ है। मुंबई जैसे बड़े महानगर के अंतर्गत, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई जैसे बड़े महानगर में बच्चों मेट्रो ट्रेन के माध्यम से हजारों की
की संख्या में लोग प्रतिदिन अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो ये जन सुविधा भी किसने पहुंचाई है? सरकार ने। यानी कि इन जन सुविधाओं के माध्यम से आप सरकार की जो भूमिका है उसको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं कि ये जो जन सुविधाएं सरकार हमें प्रदान कर रही हैं उसके लिए एक सामान्य सी जानकारी आपको रखना भी आवश्यक है कि ये जन सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही हैं, इनमें जो भी खर्चा लग रहा है, जो भी पैसा व्यय हो रहा है, वह पैसा सरकार के पास आता कहाँ से है, यानी कि सरकार इस पूरी रकम का जुगाड़ कहाँ से करती है। क्योंकि ये आपके सामान्य ज्ञान के लिए है कि हमें इतना सारा चीज़ें प्रदान की जा रही हैं, विद्यालय खोले जा रहे हैं, अस्पताल खोले जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ मुहैया करवाई जा रही हैं, हमें फ्री में किताबें दिलवाई जा रही हैं, सड़क बनाई जा रही है, या फिर हमें निःशुल्क आवास योजना के तहत मकान दिए जा रहे हैं। तो इतना सारा काम जो सरकार करती है, इन सब कार्य के लिए सरकार के पास में पैसा कहाँ से आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि सरकार का एक बजट सत्र होता है, हमने बजट सत्र की बात की थी, जिक्र किया था, जिसमें सरकार बजट क्या करती है? प्रस्तुत करती है। तो बच्चों, बजट क्या है? बजट इसी पूरे रकम का जो आय होती है और जो व्यय होता है उसका पूरा एक ब्यौरा होता है, जो हमने पहले अध्ययन किया था। यानी कि सरकार हम से यानी सामान्य जनता से यह रकम प्राप्त करती है, सामान्य जनता से छीन के प्राप्त नहीं करती, विभिन्न करों के माध्यम से यह सरकार जो होती है पैसा प्राप्त करती है, और फिर इस पैसे को यह सामान्य जनता की जन सुविधाओं के लिए ही व्यय करती है। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। मान लो सरकार के पास में 1 रुपया है। कितना? 1 रुपया है। और इस 1 रुपये में आपको यहाँ पर तो क्या दिख रहा है? व्यय दिख रहा है। व्यय का मतलब खर्चा, यानी कि सरकार खर्चा किस किस चीज में क्या क्या कर रही है। और यहाँ पर हमें राजस्व यानी कि आय प्राप्त हो रही है, यानी कि सरकार को पैसा कहाँ से प्राप्त हो रहा है, ये दोनों आप देख सकते हैं। यानी कि सरकार को अगर हम इसमें देखते हैं कि सरकार का जो खर्चा व्यय किस में करती है, प्रति वर्ष जो खर्चा करती है बजट के माध्यम से जो चीज़ें, वह पहले ही बच्चों ये भी बात भी ध्यान रखने की है कि बजट के माध्यम से पहले ही जितने खर्चे होते हैं उनको पेश किया जाता है सरकार के माध्यम से, और अगले वर्ष के लिए जितनी भी योजनाएं होती हैं उन योजनाओं में जो खर्चा लगेगा उसको भी बजट के अंतर्गत पहले ही प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सरकार किस प्रकार से खर्चा करती है। मान लो 1 रुपया है, तो 1 रुपये में से 5 पैसे तो वह पेंशन में देगी, 8 पैसे वे अन्य कोई वस्तुएं होंगी उनके अंतर्गत, साथ ही कर और शुल्क के अंतर्गत जो राज्यों का हिस्सा होता है, ये केंद्र सरकार की बात की गई है बच्चों इसमें, तो राज्य को के जो पैसे होते हैं, जो राज्य के हिस्सा होता है वो 24 पैसे उनको दे देगी। साथ में ब्याज अदायगी, क्योंकि सरकार भी पैसा उधार लेती है बच्चों कार्य करने के लिए, तो उसका जो ब्याज हो जाता है 18 पैसे 1 रुपये में से वह ब्याज में दे देती है। साथ ही इसमें है ना केंद्रीय प्रयोजन की जो योजनाएं होती हैं, यानी केंद्र के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसमें 9 पैसा दे देती है। रक्षा के लिए जितनी भी हमारी रक्षा के लिए जो नीतियाँ बनती हैं, जो बंदूकें खरीदी जाती हैं, जो टैंकर खरीदे जाते हैं जो कि हमारे युद्ध के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी होते हैं, उनमें 9 पैसे सरकार देती है रक्षा के लिए। आर्थिक सहायता यानी कि गरीब लोगों के लिए जो भी छात्रवृत्तियों की सुविधा की गई है या जो भी हमें आर्थिक सहायता मुहैया करवाती है उसमें भी 9 पैसे दे दिए जाते हैं। वित्त आयोग या अन्य कोई भी जो आयोग होते हैं उनके अंतर्गत 8 पैसे खर्च किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम बच्चों देख सकते हैं, ये प्रतिशत को ले सकते हैं या 1 रुपये के आधार पर आप इस प्रतिशत को देख सकते हैं। इस वाली चीज़ के अंदर हम ये देखते हैं कि जो सरकार को आय कहाँ से प्राप्त होती है, यानी कि ये जन सुविधाओं पे जो पैसा खर्च किया जाता है उसके लिए पैसा कहाँ से आता है। यहाँ पर हम देखते हैं सीमा शुल्क। सीमा शुल्क होता है बच्चों, यानी कि कोई भी एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए ये जो सीमा लगी होती है इसमें इधर से इधर जाने के लिए शुल्क निर्धारित किया जाता है। जैसा आपने टोल टैक्स देखा होगा, टोल टैक्स भी एक तरीके का सीमा शुल्क है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य की जो सीमा लगती है वहाँ पर टैक्स लिया जाता है। तो सीमा शुल्क के माध्यम से 4 पैसे प्राप्त करती है। केंद्रीय उत्पादन यानी कि जो केंद्र के उत्पादन होते हैं उससे 8 पैसे, विभिन्न प्रकार के करों के माध्यम से 8 पैसे, आय कर से 16 पैसे प्राप्त करती है, निगम कर से 19 पैसे प्राप्त करती है, उधारी और
पैसे जो देती है बैंकों के माध्यम से सरकार हमें पैसा उधार देती है या राज्य सरकारों को भी उधार देती है, तो उसका जो उनके पास में ब्याज का पैसा आता है वो 19 पैसे आय होती है, और माल सेवा करों से 23 पैसे या ऋण या फिर कोई विभिन्न प्रकार की पूंजियाँ दी जाती है उससे सरकार को 4 पैसे की कमाई होती है। इस तरीके से हम यहाँ पर भी 1 रुपये या फिर हम 100% के आधार पर सरकार की आय का विवरण देख सकते हैं। तो बच्चों इसके माध्यम से आप समझ गए होंगे कि जितनी भी जन सुविधाएं होती हैं वो प्रदान करने के लिए सरकार के पास में पैसा किसके माध्यम से आता है, करों के माध्यम से। विभिन्न प्रकार के कर होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में लगाए जाते हैं। अब आप भी अपने आसपास में या अपने बड़े बुजुर्गों से या दुकानदारों से ये पता लगा सकते हैं कि आपके आसपास के क्षेत्र में कौन कौन से कर लगाए जाते हैं, यानी कि शिक्षा का कर भी होता है, आय कर भी होता है, किसान कर भी होता है, या और भी बहुत सारे कर होते हैं जो लगाए जाते हैं। तो वो आप पता लगाकर अपनी पुस्तिका में लिखिएगा जरूर। अब बात करते हैं बच्चों हम इन जन सुविधाओं में जो निजी कंपनियां होती हैं उनकी क्या भूमिका होती है, क्योंकि सरकार ही पूरा जन सुविधाओं का काम करे यह आवश्यक नहीं होता है। आपने देखा होगा रोडवेज के साथ साथ में प्राइवेट की बसें भी चलती हैं, देखा होगा। सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पताल भी कार्य करते हैं। इसी तरीके से सरकारी विद्यालयों के अलावा निजी विद्यालय भी कार्य करते हैं, यानी कि ये जो निजी कंपनियां होती हैं इनकी भी जन सुविधाओं में भूमिका होती है। यानी कि सरकार जो होती है कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियों का सहारा लेती है। ठीक है, अब ये जो जन सुविधाएं होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगी कि सड़कों का जो ठेका होता है वो अधिकतर निजी कंपनियों को दिया जाता है। शहरों की बिजली का वितरण होता है, यानी बिजली की फिटिंग वगैरह, खंबे वगैरह लगाने का कार्य भी किसको दिया जाता है, निजी कंपनियों को दिया जाता है। इसी तरीके से परिवहन निगम के अंतर्गत आप देख सकते हैं आपके आसपास में लोक परिवहन की बहुत सारी बसें भी चल रही हैं, वो भी क्या होती है, सरकार के माध्यम से उनको भी अनुमति दी जाती है परिवहन सेवा प्रदान करने की। यानी कि कुछ सुविधाएं होती हैं जो सरकार इन निजी कंपनियों को दे देती है। तो बच्चों इसके अंतर्गत आपको ये बात पता लगती होगी कि सरकार जो निजी कंपनियों को ये जन सुविधाओं का जो सुविधा देने के लिए इनको अनुमति देती है उसमें सरकार को फ़ायदा क्या होता है। इसमें दोनों ही को फ़ायदा होता है, सरकार को भी फ़ायदा होता है, निजी कंपनियों को भी फ़ायदा होता है। सरकार को तो ये फ़ायदा होता है कि जो भी ये अनुमति प्रदान करती है उसके एवज में इन निजी कंपनियों से पैसा लेती है। समझ में आ रहा है, जैसे लोक परिवहन के लिए बसों को अनुमति दी तो बसों से उनका कर लिया जाता है, उसका पैसा लिया जाता है, आपको ये सेवा प्रदान करनी है तो इसके बदले में आप हमें पैसा दोगे, तो इससे सरकार के पास में आय होती है, धन आता है। दूसरी बात, निजी कंपनियों का फ़ायदा क्या होता है बच्चों, निजी कंपनियों को ये फ़ायदा होता है कि उससे वो मुनाफा कमाते हैं, आम जनता से वो पैसा लेके उससे वो अपना व्यापार चलाते हैं एक तरीके से। तो आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई निजी कंपनी नाली साफ़ करने का कार्य कर रही हो? क्यों नहीं करती? क्योंकि नाली साफ करने में किसी भी प्राइवेट कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि पूरा काम प्राइवेट कंपनियां किसके आधार पर करती हैं, अपने फ़ायदे के लिए करती हैं। तो ये जो निजी कंपनियां होती हैं जब ये जन सुविधाओं के तहत भी हमें सुविधाएं प्रदान करती हैं तो इसमें बच्चों कुछ हमें क्या होती है, कुछ हानियाँ होती हैं। कई बार आप देखते होंगे कि जो निजी बसें होती हैं उनका किराया बहुत अधिक होता है। निजी कंपनियों के द्वारा जो पानी हमें सप्लाई किया जाता है, जल सुविधा हमें दी जाती है, वो बहुत उच्च उनकी कीमत होती है। जैसे हम बोतल खरीदते हैं उसकी भी 1 लीटर की 10 रुपये की कीमत होती है, या हम पानी का कैन खरीदते हैं उसकी भी उच्च स्तर की कीमत होती है जो कि सामान्य जनता नहीं अदा कर सकती। तो ऐसे कई ऐसे नुकसान होते हैं जो कि इन निजी कंपनियों के माध्यम से जन सुविधा प्रदान करने पर आम जनता को उठाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन निजी कंपनियों पर सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है कि वो इन निजी कंपनियों पर ऐसा कौन सा अंकुश लगा के रखें ताकि ये जो भी जन सुविधाएं हमें प्रदान कर रही हैं वो सुचारू रूप से प्रदान करें और सामान्य जनता को उससे कोई हानि ना हो। तो इसके लिए बच्चों ये होता है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्या जिम्मेदारी होती है कि वह इन निजी कंपनियों पर कड़ी नजरें रखें। कड़ी नज़रों का मतलब पूरी उनके ऊपर एक दबाव, एक व्यवस्था बना के रखे जिसके माध्यम से ये ऐसा कोई भी दुरुपयोग न करें इन सुविधाओं के माध्यम से जिससे सामान्य जनता का शोषण हो। तो इसके लिए क्या कार्य किए जाते हैं सरकार के द्वारा? सरकार के लिए ज़रूरी है, क्योंकि निजी कंपनियां जन सुविधाओं की जो कीमतें होती हैं वो ऊंची
कर देती हैं, यानी कि ऊंची कीमतों पे वो हमें सुविधाएं प्रदान करती हैं, जिससे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती हैं वो सुविधाएं। हम बात कर रहे हैं आम जनता की, क्योंकि जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग होते हैं वो तो इन जन सुविधाओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर आम जनता की बात ज़्यादा की जाती है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश लोग सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो अगर ये निजी कंपनियों को पूरी तरीके से सरकार जन सुविधाओं की जिम्मेदारी दे देगी, तो ये अपनी जो मुनाफे के लिए जन सुविधाओं की जो कीमतें हैं उनको बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, आम जनता तक जन सुविधाएं सुलभ नहीं हो पाएंगी। दूसरी बात, आम लोगों को यदि सस्ती कीमतों पर जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाएंगी तो उनका सम्मानजनक जीवन वो नहीं जी पाएंगे, क्योंकि पूरी बात किस पे हो रही है, पूरी बात हो रही है हमारी जो सामान्य लोगों के जीवन की बात हो रही है। हम बार बार में बात करते हैं जीवन के अधिकार का, और जीवन के अधिकार के तहत ही हम सम्मानपूर्वक जीवन जीने का सभी व्यक्तियों को अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है, और ये सामान्य लोगों के लिए ही हमारे संविधान के अंतर्गत सारी बातें की गई हैं, यानी कि लोगों के लिए जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनके तहत ही पूरे देश की बात की जाती है। तो इसलिए इन निजी कंपनियों को सरकार के माध्यम से जो भी जन सुविधा प्रदान की जाती है उसके बदले सरकार क्या करती है, विशेष इनके ऊपर प्रावधान रखती है, विशेष दबाव इनकी निरंकुशता को बचाए रखने के लिए, सामान्य जनता को नुकसान से बचाए रखने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के उपाय करती है। कंपनियां हमें ये सुविधाएं प्रदान करती हैं, इन सुविधाओं के माध्यम से जो गरीब लोग होते हैं उन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। क्यों विशेष प्रभाव कैसे पड़ता है कि जहां पर मान लो पानी नहीं आ रहा है, वहां पर लोग क्या करेंगे, पीने का गंदा पानी तो पिएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, पीने का पानी बाहर से खरीद के लाएंगे, कैंपर खरीद के लाएंगे। तो उसमें क्या होगा, उनकी जो दर होगी, जो कैंपर की जो पैसा हम उसको अदा करेंगे वो उच्च होगा, और जो गरीब लोग होते हैं वो उस पैसे को नहीं दे पाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं कि वो जो गंदा पानी होता है उसी को पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनको विभिन्न प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम जलापूर्ति की कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए भी सरकार की भूमिका ये बनती है कि वह इन जन सुविधाओं को निजी कंपनियों के माध्यम से प्रदान करने के साथ साथ में स्वयं इनका बोझ उठाए। दूसरी बात, लोगों को सुरक्षित पेयजल तक पहुंच इस बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है पैसे पे। ये जो जन सुविधाओं की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे जल सुविधा की ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो ये किस पर निर्भर करता है, पहुँच इस बात पर निर्भर करती है कि किसी व्यक्ति के पास में कितना धन है, कितना पैसा है। क्योंकि हम भी ये जानते हैं कि जो पैसे वाले लोग होते हैं वो पानी का टैंकर मंगा लेते हैं, वो पानी की बोतल मंगा लेते हैं, वो पानी का कैंपर मंगा लेते हैं। सामान्य लोग जो होते हैं वो इन सब सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संपन्न लोगों के पास अधिक विकल्प होते हैं, जबकि गरीब लोगों के लिए जल के अधिकार की पहुंच बहुत कम होती है। जल के अधिकार की पहुंच गरीब लोगों के पास में इसलिए कम होती है क्योंकि उनके पास में इतना पैसा नहीं होता है कि वह उस पैसे से पानी का कैंपर खरीद सके, पानी का टैंकर मंगा सके। तो इसलिए बच्चों, ये जो जल का अधिकार होता है ये सामान्य जो गरीब जनता होती है उस तक पहुंचने में बहुत इसमें कठिनाई महसूस होती है, इसीलिए सरकार की भूमिका और अधिक बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं बच्चों इन जन सुविधाओं के असमान वितरण से। अभी हमने पूरी सरकार की भूमिका के बारे में अध्ययन किया कि जन सुविधाओं में किस प्रकार से सरकार की भूमिका होती है, निजी कंपनियों की भूमिका होती है, सरकार की निजी कंपनियों के प्रति भी क्या क्या भूमिका होती है। अब हम बात करते हैं बच्चों इन जन सुविधाओं के वितरण की। वितरण का मतलब बांटने की, अलग अलग लोगों को जो बांटा जाता है, जन सुविधाएं बांटे जाती हैं वो किस प्रकार से है भारत में। हमने प्रथम भाग में भी अध्ययन किया था कि जन सुविधाओं का जो वितरण है हमारे भारत में असमान है। असमान किस प्रकार से, यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया गया है जिसमें जल की बात की गई है, क्योंकि हमारा ये अध्याय मुख्य रूप से जल सुविधा पर आधारित है। तो जो हमारी जल की जन सुविधा है उसमें हम देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो चित्र दिख रहे हैं उसमें एक भाग को इधर वाले को आपको देखना है और एक इधर वाले भाग को देखना है। दोनों में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है भाई, एक बार इसको देखिए।
हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं, सामान्य जो जनता है, वो बहुत सारी लाइन में खड़ी हुई है और पानी के लिए इंतजार कर रही है, टैंकर में पानी लेने के लिए। यानी कि एक टैंकर पानी है और उसके लिए लेने वालों की लंबी कतार है। ठीक है। दूसरी तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत बड़ा सा होटल है और उस होटल में काफ़ी मात्रा में ये पानी का इंतजाम किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर प्रति व्यक्ति पानी की दर कितनी हो सकती है, आप अनुमान लगाओ। प्रति व्यक्ति पानी की दर 8 लीटर से भी कम होती है बच्चों। यानी कि एक व्यक्ति को एक दिन का 8 लीटर शुद्ध पानी मिल पाता है। और यहाँ पर बात करें तो यह पानी की दर लगभग 1800 लीटर हो जाती है। ठीक है। यानी कि जो होटल होते हैं बड़े बड़े, उनमें एक व्यक्ति को 1800 लीटर एक दिन का पानी प्राप्त होता है। तो दोनों में आप अंतर देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर आप यहाँ पर देख लो, महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज से पानी प्राप्त करके लेके आती हैं। यानी कि पानी की सप्लाई गांव में पूरी तरीके से नहीं हो पाती है और पीने का जो शुद्ध पानी होता है, इस तस्वीर के माध्यम से या आप अपने आसपास के अनुभवों से भी ये बात देख सकते हैं कि गाँवों में पानी हम दूर से लेके आते हैं, मीठा पानी जो होता है, पीने का शुद्ध पानी। और जबकि इधर हम देख सकते हैं शहरी क्षेत्र का एक चित्र है जिसके अंदर पानी की जो जलापूर्ति होती है वो बहुत ही 24 घंटे की जाती है, इसलिए यहाँ पर जल की उपलब्धता पूर्ण है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि शुद्ध जल के माध्यम से क्या किया जा रहा है, गाड़ी को धोया जा रहा है। यहाँ पर भी आप वितरण असमान देख सकते हो। तीसरा चित्र और है, इसमें भी वही बात है कि एक टैंकर है और टैंकर के माध्यम से बहुत सारे लोग पानी प्राप्त कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर निजी कंपनी के माध्यम से, जो बोतलों के माध्यम से क्या किया जा रहा है, पानी को बेचा जा रहा है और मुनाफा कमाया जा रहा है। तो इस पूरी तस्वीर में बच्चों हम पानी का असमान वितरण देख सकते हैं, क्योंकि जो जन सुविधा है वो उसमें मुख्य रूप से हम प्रकाश डाल रहे हैं जल की जन सुविधा पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शहर के क्षेत्र में ही एक कस्बे में पानी की पहुंच कितनी कम है, जबकि दूसरे कस्बे में या किसी होटल में पानी की पहुंच कितनी अधिक है। दूसरी बात हम ग्रामीण और शहर में देख सकते हैं, ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कितनी कमी होती है, जबकि शहरी इलाके में पानी का जो शुद्ध पानी है उसका दुरुपयोग किया जाता है। तीसरी बात हम निजी और सरकारी माध्यम से देख सकते हैं, एक सरकारी जो टैंकर है उसके माध्यम से कितने लोगों को पानी प्राप्त होता है, जबकि दूसरी तरफ जो निजी कंपनियां हैं आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को पानी की बोतलें बेचकर किस प्रकार से मुनाफा कमा रही हैं। तो इस चित्र के माध्यम से हम जो जन सुविधाएं हैं उनके असमान वितरण को अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। बच्चों अब हम बात करते हैं, इसी पानी के माध्यम से किसानों को भी बहुत हानि उठानी पड़ रही है। यानी कि किसानों को भी इस पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब आप कहेंगे कि किसानों को किस प्रकार से पानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों जैसे हम देखते हैं कि जैसे ही सरकार पानी से अपनी भूमिका से हट जाती है और निजी कंपनियों को इसका पूरा ठेका दे देती है, मान लो दे देती है, तो क्या होता है, निजी कंपनियां इसका फायदा उठाती हैं, क्योंकि निजी कंपनियां हमेशा किसके लिए कार्य करती हैं, मुनाफे के लिए। तो जब मुनाफे के लिए काम किया जाता है तो बहुत बड़ी संख्या में टैंकरों से पानी लाके शहरों में उसकी सप्लाई की जाती है। तो टैंकरों का एक तो दाम बहुत उच्च होते हैं, तो उच्च जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग ही टैंकर मंगा पाते हैं। दूसरी बात, बहुत बड़ी संख्या में टैंकरों से पानी पहुंचाने से धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र का जो पानी होता है, जो जल होता है, उसका स्तर गिर जाता है। जमीन से बहुत ज़्यादा पानी निकाल लिया जाएगा तो जल स्तर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और जितने भी स्रोत हैं जल के, उनमें पानी की कमी होने से जो किसान होंगे उनको भी पूरी तरीके से अपनी खेती की सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए भी क्या होता है, किसानों को इससे नुकसान होता है। जो टैंकर व्यवस्था जो चलाई जा रही है उसके माध्यम से किसानों को बहुत हानि उठानी पड़ रही है, क्योंकि बोरवेल के माध्यम से लगातार पानी खींचा जा रहा है, जिससे जल स्तर कम हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की भी समस्या इससे उत्पन्न हो रही है। यहाँ हम देख सकते हैं पानी की कमी ने निजी कंपनियां मुनाफे के रास्ते खोल दिए हैं। बड़े बड़े शहरों में निजी कंपनियां जल के टैंकरों से मुनाफा कमा रही हैं, दूसरी तरफ किसानों का पानी छिन जाता है। जल स्तर गिरने से गांव के लोगों के लिए पेयजल की उपलब्ध नहीं हो पाता है। तीसरा, शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग
135 लीटर पानी, लगभग 7 बाल्टी प्रतिदिन के हिसाब से जलापूर्ति की मात्रा तय की गई है। यानी कि शहरी इलाकों में एक व्यक्ति के लिए 135 लीटर पानी निर्धारित किया गया है। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में तो यह जो मात्रा है ये 1600 लीटर, लगभग 80 बाल्टी तक हो जाती है। कि किस प्रकार से किसानों को और आम लोगों को जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए सरकार की क्या दायित्व है, सरकार कौन कौन से ऐसे सुधार कर सकती है जिसके माध्यम से जो जल की आपूर्ति हो रही है उसमें विशेष रूप से उसको कम किया जा सके, यानी कि जल की पूर्ति को सुचारू रूप से चलाया जा सके, ये जन सुविधा दी जा सके। तो इसके लिए बच्चा सरकार निजी कंपनियों पर अंकुश रखती है। मुंबई, अब इसमें कुछ उदाहरण कुछ शहरों के दिए गए हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। जल शुल्क लगाया जाता है। जल शुल्क क्या होता है बच्चों, आपने जो शहर में रहते हैं जिन बच्चों को पता है कि हमारे पानी के जो नल होते हैं उनके एवज में हम पैसा चुकाते हैं, यानी हम पैसा देते हैं, जल का बिल देते हैं, और उन बिलों के माध्यम से, उस शुल्क के माध्यम से जल विभाग होता है जो कि सरकारी जल विभाग होता है, वो विभिन्न लोगों तक इस जन सुविधा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की सुविधा प्रदान करता है। किसके माध्यम से? इस जल शुल्क के माध्यम से। हैदराबाद में भी जलदाय विभाग व्यवस्थित कार्यों के परिणाम स्वरूप आमदनी में इजाफा हुआ है। चेन्नई में भी जल विभाग ने वर्षा जल संचयन की योजनाएं शुरू की हैं ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके, और अनुबंधित टैंकर प्रणाली का भी उपयोग किया जा रहा है। अनुबंधित टैंकर प्रणाली का मतलब ये होता है कि जो भी पानी की ढुलाई और वितरण के लिए जो निजी कंपनियों को टैंकर की सुविधा प्रदान करने के लिए जो अनुमति दी जाती है, उनके अनुबंध किया जाता है, और उस अनुबंध के माध्यम से उन टैंकर वालों को पानी प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाती है, जिसके एवज में सरकार को ये जो निजी कंपनियां होती हैं ये पैसा प्रदान करती हैं, और ये भी एक निश्चित सीमा होती है। यानी कि निश्चित सीमा ऐसे नहीं है कि टैंकर की जो निजी कंपनियां होती हैं वो खूब सारा पानी लेके शहरों में सप्लाई कर दें, यानी कि इसकी एक निश्चित सीमा होती है, उसी सीमा के तहत इन्हें पानी की सप्लाई करनी होती है। यानी कि ये कुछ सुधार के उपाय होते हैं जो जलापूर्ति के लिए सरकार के द्वारा किए जाते हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। निजी कंपनियों पे सरकार अंकुश लगाकर रखती है, साथ में जल का शुल्क निर्धारित किया जाता है, जल के बिल दिया जाता है, उस बिल के आधार पर कोई व्यक्ति अगर पानी ज़्यादा उपयोग में लेता है तो उसके पैसे अधिक आते हैं, यानी कि उसका बिल अधिक आता है, उसको ज़्यादा रकम चुकानी पड़ती है। तीसरी बात ये भी होती है कि जलदाय विभाग है वो वर्षा के जल संचयन के लिए भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है, और साथ में अनुबंधित टैंकर प्रणाली का भी उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों, जल के साथ साथ में स्वच्छता संबंधी भी कुछ सुविधाओं के, कुछ जन सुविधाओं का विशेष रूप से चर्चा की गई है हमारे अध्याय में, और इसके तहत हम ये भी देख सकते हैं कि जो स्वच्छता संबंधी जो सुविधाएं हैं वो हमारे देश में उनका विस्तार किस प्रकार का है, तो इसकी भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। पीने के साफ पानी के अलावा यह भी जरूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता पर ध्यान रखा जाए, लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा जलापूर्ति से भी छोटा है। यानी कि ये बात कही गई है कि स्वच्छता हमारे देश के अंतर्गत बहुत कम है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चल रही हैं, जिसमें स्वच्छ भारत योजना हमारी आपने पढ़ा होगा या आप देखे होंगे, हमारे सरकार के जो प्रधानमंत्री के द्वारा ये योजना चलाई गई है, इसके माध्यम से भी हमारे देश में स्वच्छता की बात की गई है, यानी कि सभी लोगों को स्वच्छता अपनाने की जिम्मेदारी दी गई है। 2011 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में 83% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। कितने प्रतिशत? 83% के। जबकि स्वच्छता सुविधाओं के अंतर्गत, स्वच्छता सुविधा के अंतर्गत क्या आता है? मुख्य रूप से बच्चों शौचालय आता है। शौचालय, लैट्रिन जो होती हैं उनकी सुविधा आती है, वो मात्र 53% है। यानी कि पेयजल तो फिर भी सही है, 87% है, लेकिन शौचालय तो बहुत कम है। लगभग आधे लोगों के घरों में ही शौचालय बने हुए, मात्र 53%
परिवारों में ही शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों में गरीबों की स्थिति ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देती है, यानी कि शहरों में तो शौचालय की स्थिति और भी विकट है। गाँव में तो फिर भी अधिकांश घरों में शौचालय बने हुए हैं और कच्ची बस्तियों के अंतर्गत सामुदायिक जो सार्वभौमिक शौचालय बने हुए हैं, यानी सभी लोगों के लिए एक ही शौचालय की व्यवस्था की गई है। गैर सरकारी संगठन जिसका नाम है सुलभ इंटरनेशनल, ये एक गैर सरकारी संगठन है, यानी कि इसके माध्यम से हमारे देश में स्वच्छता के लिए विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो कई बार बच्चों ये प्रश्न भी आता है कि सुलभ इंटरनेशनल जो कार्यक्रम है उसके तहत कौन कौन सी सुविधाएं हमें प्रदान की जा रही हैं, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सुलभ इंटरनेशनल पिछले लगभग 5 दशक से निम्न जाति निम्न आय वर्ग के लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। यानी कि ये कौन सी सुविधा प्रदान करता है? मुख्य रूप से स्वच्छता संबंधी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से। इस संगठन ने लगभग 8,500 से ज़्यादा सामुदायिक शौचालय इकाइयाँ, यानी सामुदायिक यानी कि जो बस्तियाँ होती हैं उनमें एक शौचालय बनाकर, यानी कि जिसमें बहुत सारे लोग उपयोग में लेते हैं उस सामुदायिक शौचालय को, तो लगभग इस सुलभ इंटरनेशनल ने 8,500 शौचालय बनवाए हैं जो कि सामुदायिक है और लगभग 15 लाख से ज़्यादा घरेलू शौचालय बनवाए हैं। 2 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर गरीब मेहनतकश वर्ग के लोग हैं, यानी कि सुलभ इंटरनेशनल जो संगठन है वो विशेष रूप से गरीब और आर्थिक पिछड़े लोगों के लिए स्वच्छता की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। सुलभ ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाइयाँ बनाने के लिए नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध भी किए हैं। आपने भी देखा होगा गाँवों के अंदर और शहरों के अंतर्गत भी सरकार के द्वारा पैसे प्रदान किए गए हैं। इन पैसों से हम हमारे घर के अंदर शौचालय बनवा रहे हैं। तो इस पैसे के, ये पैसा तो सरकारी है लेकिन जो बनाने वाली जो कंपनी है वो सुलभ इंटरनेशनल ही कंपनी है जिसके माध्यम से शौचालय निर्माण का कार्य किया जा रहा है। स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए जमीन पैसा मुहैया कराते हैं, जबकि रखरखाव की लागत कई बार प्रयोक्ताओं से मिलने वाले पैसे से पूरी की जाती है। शहरों में शौचालयों के लिए इस्तेमाल पर 2 रुपये शुल्क लिया जाता है। ये जो सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं जो कि शहरों के विभिन्न कस्बों में होते हैं बच्चों, इनके लिए शुल्क की व्यवस्था भी होती है, यानी कि शौचालय को उपयोग करने पर 2 रुपये का शुल्क लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो सुलभ इंटरनेशनल संगठन है जो कि गैर सरकारी संगठन है, वह भी स्वच्छता की जो सुविधा है, जन सुविधा है, उसको प्रदान करने में सरकार की सहायता कर रहा है। अब बात करते हैं हम बिजली वितरण की। बिजली वितरण की जो जन सुविधा है बच्चों, उसके अंतर्गत भी हम देख लेते हैं। यहाँ आप बिजली वितरण के लिए देख सकते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे देश के अंदर 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। कितने प्रतिशत गांवों के अंदर बिजली पहुंच चुकी है? 44%। तो अब इसका मतलब क्या है भाई कि बाकी लोगों के पास तो गांव में अभी भी बिजली की कमी है। लगभग 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी भी अंधेरे में हैं, यानी कि बिजली की भी पूरी तरीके से पहुंच अभी नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार से बच्चों हम ये बात कह सकते हैं, इस पूरे अध्याय के तहत हमने मुख्य बातें क्या पढ़ी कि इसमें ही हमने ये देखा कि इन जन सुविधाओं के लिए सरकार की मुख्य भूमिका होती है। मुख्य भूमिका के अंतर्गत हमने ये देखा कि जो सरकार है वो इन जन सुविधाओं को लोगों तक इनकी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का प्रयास करती है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये जन सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं पूरी रूप से प्राप्त नहीं है। तो निष्कर्ष रूप में बच्चों हम इस पूरे अध्याय के तहत हम ये देख सकते हैं कि जन सुविधाओं का संबंध हमारी मूलभूत ज़रूरतें होती हैं उनसे होती हैं। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करवाएं। ये हमने इस अध्याय के तहत पढ़ा, लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी अभी भी बनी हुई है। वितरण में भी भारी असमानता दिखाई देती है। हमने ये भी जाना कि पूरी तरीके से आपूर्ति नहीं हो पाती, वितरण में भी
असमानता है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांवों में इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों की जो सेवाएं हैं वो उनकी स्थिति कमज़ोर होती है, यानी कि संपन्न लोगों को जन सुविधाएं पूरी तरीके से मुहैया करवाई जाती हैं क्योंकि उनके पास में पैसे अच्छे होते हैं, जबकि जो आर्थिक रूप से जो स्तर जिनका कम होता है, गरीब लोग होते हैं, उनको इन जन सुविधाओं की पूरी आपूर्ति नहीं हो पाती है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। किसी भी समाधान में महत्वपूर्ण तथ्य यह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिकों को इन सुविधाओं को पाने का क्या है, अधिकार है। हमारे मौलिक अधिकार के तहत इन जन सुविधाओं को प्राप्त करने का सभी लोगों को अधिकार है। उसे ये सुविधाएं समान समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए। ये जितनी भी सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं जन सामान्य को प्राप्त होनी चाहिए। ये हमारा एक मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार के तहत सरकार को भी ये भूमिका निभानी चाहिए कि उसे इन सुविधाओं को सभी लोगों तक समान रूप से इनका वितरण करने का प्रयास करना चाहिए। साथ साथ में आम लोगों को भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिन लोगों को ये सुविधाएं अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हो रही हैं, उनको इन जन सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग को रोकना चाहिए, जिससे क्या होगा कि सामान्य जनता को भी इन जन सुविधाओं की आपूर्ति हो सकेगी। बच्चों, जैसे हम देखते हैं पानी की जो उपलब्धता जहाँ पर अधिक होती है, उन लोगों को कम से कम पानी का उपयोग करना चाहिए। बिजली की ज़्यादा उपयोगिता होती है, वहाँ पर भी बिजली का व्यय कम करना चाहिए। कम से कम उनका अगर उपयोग करेंगे, व्यय करेंगे, उनको व्यर्थ में नहीं यूज करेंगे, तो क्या होगा, सामान्य लोगों तक वो जन सुविधाएँ पहुँच पाएंगी। ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इस प्रकार बच्चों, ये पूरा पाठ हमने जो जन सुविधाओं पर आधारित है, हमने पूरा पढ़ लिया है। इस पाठ के तहत हमने जाना कि किस प्रकार से जन सुविधाओं के तहत सरकार की भूमिका होती है, निजी कंपनियों के ऊपर रोक लगाने की भी सरकार की भूमिका होती है। साथ में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए या स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी कुछ निजी कंपनियां हैं जो कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। तो इस प्रकार से ये अध्याय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसके अगले भाग में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जिक्र करेंगे, तो बने रहिए बच्चों। तब तक अगले अध्याय में हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तब तक के लिए बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।